Good morning. In this lecture, we are going to discuss about the topic thyroid hormone. As you see in the picture, the location of the thyroid gland. Thyroid hormone जो होते हैं वो thyroid gland से ही रिलीज़ होते हैं. तो आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारे ट्रैकिया में जो हाइवाइड बोन होता है उसके जस्ट बिलो ये होते हैं और इट इज़ इन लाइक ए बटरफ्लाई शेप होता है और यहीं से अपना थायराइड हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में कि ये थायराइड हार्मोन हो गया और ये बटरफ्लाई शेप जो होता है ये अपना थायराइड ग्लैंड का होता है और इसमें लैरिंग्स होता है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स इसका होता है और ये ऊपर में इसका हाइवाइड बोन होता है. तो यहाँ पर ये जो दोनों बटरफ्लाई शेप का होता है और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको स्थमस बोलते हैं हम लोग, ठीक है. और फिर ये ट्रैकिया रहता है अपना. तो अगर हम इसको इनलार्ज करके देखें थायराइड ग्लैंड को तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे फॉलिकुलर सेल दिखेंगे, ठीक है. फॉलिकुलर सेल जो रहते हैं अपने यहाँ पर रेड ब्लड सेल से यहाँ पर सप्लाई भी रहता है इनका और फॉलिकुलर सेल जो रहते हैं उनके मिडिल में जो पार्ट रहता है उसको हम कॉलॉइड बोलते हैं. और कॉलॉइड के बाद फिर आप देखो यहाँ पर ये जो फॉलिकल सेल होते हैं दीज आर द मेन सेल विच मेनली प्रोड्यूस दी थायराइड हार्मोन. यही मेन सिंथेसिस करते हैं थायराइड हार्मोन का और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलॉइड में ये स्टोर रहते हैं और जब TSH हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो इनका स्टोरेज से फिर इनको रिलीज़ करता है, ठीक है. तो थायराइड हार्मोन यहीं से होता है. थायराइड हार्मोन मेनली हम T3 एंड T4 को बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन कि लोकेशन इनका कहाँ पर है और इनका शेप क्या रहता है. और इनका थायराइड हार्मोन में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल रहते हैं, बीच में कॉलॉइड रहता है और फॉलिकल सेल जो रहते हैं यही मेन इसका सिंथेसिस करते हैं और फिर यहाँ से इनका रिलीज़ होता है, ठीक है. तो हम देखते हैं थायराइड हार्मोन के बारे में. थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड जो होता है मेनली 3 तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम थायरोक्सिन T4 बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 बोलते हैं एंड कैल्सिटोनिन बोलते हैं. देखिए कैल्सिटोनिन जो रहता है ये अपना इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका एक्शन रहता है और तो इसीलिए हम लोग थायराइड हार्मोन में T4 एंड T3 को ही लेते हैं. कैल्सिटोनिन को हम आगे डिस्कस करेंगे. तो T4 एंड T3 जो होते हैं इनका आप स्ट्रक्चर दे सकते हो यहाँ पर. ये मेनली थायराइड फॉलिकल्स जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है. और फॉलिकुलर सेल में ही एक थायरोग्लोबिन होता है जो बहुत बड़ा एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रहता है जिसमें बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड्स लगे रहते हैं, ठीक है. और उस टायरोसिन अमीनो एसिड्स पे ही उनका आयोडीन का आयोडिनेशन होता है, फिर कपलिंग होता है जिसकी वजह से T4 एंड T3 बनता है, ठीक है. तो देखिए इनको T4 एंड T3 क्यों बोलते हैं. T3 का मतलब क्या रहता है यहाँ पर कि ट्राईआइडोथायरोनिन या फिर ट्राईआइडो टायरोसिन भी बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है. और इनका लोकेशन देखो आप 353 जो दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर ये जहाँ जहाँ आयोडीन है 3 आयोडीन है इसलिए इनको ट्राई आयोडो बोला गया है. और इसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल है इसीलिए आयोडीन है यहाँ पर, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे टेट्रा आयोडोटायरोनिन. और देखो यहाँ पर ये 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल कपल हुए हैं. एक टायरोसिन मॉलिक्यूल ये हो गया अपना और दूसरा ये हो गया. तो ये 2 कपलिंग टायरोसिन मॉलिक्यूल का हुआ और 4 इसमें आयोडीन का आयोडिनेशन हुआ है, इसीलिए इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं या थायरोक्सिन भी बोलते हैं. एंड 3535 ये इनका लोकेशन हो गया. तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि मेनली थायराइड हार्मोन हम 2 को लेते हैं, T3 एंड T4 को ही हम लोग थायराइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है. और जो मेन बायोलॉजिकल एक्शन जो शो करता है वो अपना T3 शो करता है जो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. और कैसे होता है थायरोग्लोबिन जो होता है ग्लोबुलिन ये फॉलिकुलर सेल में होते हैं. इनमें बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड रहते हैं, उसी में आयोडेशन एंड कपलिंग करके इनका फॉर्मेशन होता है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. जैसे आप देखो यहाँ पर सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दिया हुआ है. जैसे आप देखो ये अपना थायराइड ग्लैंड हो गया, फिर ये अपना फॉलिकुलर सेल हो गया, ये बीच में अपना कोलॉइड हो गया यहाँ पर सब में, ठीक है. तो ये एक यहाँ पर एक फॉलिकुलर जो सेल है उसको एनलार्ज करके इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है. तो ये कोलॉइड देखिए बीच में यानी ये बीच वाले पार्ट को चारों तरफ से यहाँ पर फॉलिकुलर सेल है. तो इसमें देखा जाए कैसे होता है तो देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है. जैसे सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर
कि सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर रहता है, ये आयोडाइड आयन को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं। मतलब कि ये फॉलिकुलर सेल के अंदर इसको आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये सबसे पहले यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं। फिर ये आयोडाइड जो रहता है ये अपने कोलोइडल वाले पार्ट में पेंड्रीन ट्रांसपोर्टर होता है, उसके ज़रिए यहाँ पर आता है, कोलोइड वाले पार्ट में आ जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इसका आयोडिनेशन होता है, सॉरी इनका ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रैपिंग एंड द सेकंड वन इज़ द ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेम्ब्रेन पर फॉलिकल जो सेल रहते हैं इनके मेम्ब्रेन पर थायराइड परऑक्सीडेज रहता है एंड हाइड्रोजन परऑक्सीडेज। ये क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है, या फिर हाइपो आयोडस एसिड बनता है, या फिर एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट। ये इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद, ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो ये 3 प्रोडक्ट बने। अब ये क्या करते हैं, ये देखिए ये थायरोग्लोबुलिन है, जिसमें मैंने बताया बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन, ये बहुत बड़ा ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें बहुत सारे टायरोसिन रेसिड्यूज रहते हैं। तो इस टायरोसिन रेसिड्यूज पे क्या होते हैं फिर कि ये आयोडीन का एडिशन होता है, जिसको हम आयोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर किसी टायरोसिन मॉलिक्यूल में 1 आयोडीन का एडिशन होता है, किसी में 2 हो जाता है। तो जिसमें 1 आयोडीन एडिशन होता है, जो ऑक्सीडेशन हुआ है, जो एडिशन प्रोडक्ट है, उसका अगर 1 मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ तो उसको मोनो आयोडो टायरोसिन बोलेंगे। 2 हुआ तो डाई आयोडो टायरोसिन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आयोडिनेशन। तो ये आपका ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया एंड दिस इज द आयोडिनेशन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ आयोडाइड जो ऑक्सीडेशन होने के बाद हुआ है। फिर अब क्या होता है कि देखो अब थायरोग्लोबिन से ये रेसिड्यूज लगे ही रहते हैं, तो फिर इनका कपलिंग भी हो जाता है, जैसे 1 मोनो आयोडो एंड 1 डाई आयोडो। तो इसमें 2 आयोडीन है और इसमें 1 है, तो ये मिलकर 3 बना लेंगे, तो हम इनको ट्राई आयोडो थायरोसिन या फिर T3 बोलेंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT मिल गए, डाई आयोडो टायरोसिन मिल गए, तो ये क्या बना देंगे, थायरोक्सिन T4 बना देंगे। और कुछ होते हैं जिनमें कपलिंग नहीं होता है तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये थायरोग्लोबुलिन से अटैच्ड रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि T3 एंड T4 तो का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन इनका अभी रिलीज नहीं हुआ, ये थायरोग्लोबुलिन से अटैच है यहाँ पर। और फिर ये ऐसे ही इसी तरह ये कोलोइडल पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, ये स्टोर रहते हैं। अब देखिए जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, तो यहाँ पर आके स्टिमुलेट करता है इसको, तो फिर इसका क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। अब देखो ये इसका यहाँ पर एंडोसाइटोसिस होगा, सेल के अंदर आता है, फिर लाइसोसोम में प्रोटोलाइटिक एंजाइम रहते हैं, प्रोटोलाइसिस करके T3 एंड T4 को रिलीज़ कर देता है यहाँ से। और जो मोनोआयोडोटायरोसिन एंड डायोडोटायरोसिन रहते हैं, इससे फिर से आयोडीन को निकाल लिया जाता है, जिसको डीआयोडिनेशन बोलते हैं, और फिर ये रीयूटिलाइज हो जाता है। तो अपना T3 एंड T4 अब अपना अलग हो गया, यहाँ पर रिलीज़ हो गया। फिर इनका सिक्रीशन होता है, सेल से सिक्रीशन हुआ और ये ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये जाके फिर या तो टारगेट सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं T3 में, या फिर लीवर जो रहता है वो लीवर एंड किडनी क्या करता है इसको कि T3 में कन्वर्ट करके डीआयोडिनेशन बोलते हैं, जिसको मतलब एक आयोडीन मॉलिक्यूल हटा लिया जाता है उसमें से, और फिर उसके बाद सर्कुलेशन में छोड़ देता है। और जो टारगेट में मेनली जो एक्टिव जो रहता है, जो अपना एक्शन शो करता है, जो मोर पोटेंट रहता है, वो T3 ही रहता है और अपना एक्शन शो करता है। तो सिंपल सा है कि पहले ट्रैपिंग हुआ इस सिम्पोर्टर के थ्रू, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ थायराइड परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, फिर आयोडिनेशन हुआ, थायरोग्लोबुलिन पे जो टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनका आयोडिनेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ आयोडाइड एंड फिर उसके बाद इनका कपलिंग होता है, जैसे T3 T4 जिसमें कपलिंग नहीं हुआ था, और फिर इसी तरह इनका स्टोरेज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज होता है, और फिर जब रिलीज़ करना रहता है तो पहले इनका एंडोसाइटोसिस करके इस मॉलिक्यूल T3 एंड T4 को प्रोटेलाइसिस करके इनका रिलीज़ किया जाता है, और फिर सिक्रेशन एंड पेरिफेरल कन्वर्जन होता है, T4 से T3 में इनको कन्वर्ट होता है। ये स्टेप बाय स्टेप फेनोमेना है जो कि हमारे थायराइड सेल में जो फॉलिकल्स रहते हैं उसके अंदर होता है। ये जो कोलोइड पार्ट होता है यहाँ पर ये स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब इनका ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो ये ब्लड में मेनली एक प्रोटीन रहता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इससे अटैच होके मेनली ये
जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना होता है वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली 3 प्लाज्मा प्रोटीन से होता है, जैसे थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन एंड एल्बुमिन जो रहता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये मेन रहता है जिससे बाइंड होकर ये टारगेट सेल तक जाता है। फिर इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है ये, और यूरिन और बाइल के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। बात करें अगर प्लाज्मा T12 के, तो T4 का 6 to 7 डेज रहता है और T3 का बहुत ही कम रहता है, 1 to 3 डेज। इसीलिए जब टारगेट सेल में जहाँ एक्शन शो करना रहता है वहाँ पर T4 से T3 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन हो गया। अब T3 T4 का बायोलॉजिकल एक्शन तो सिमिलर होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस ये रहता है कि जैसे अगर देखा जाए तो ट्राई आइडोथायरोनिन, ये डाई आइडोटायरोसिन एंड मोनो आइडोटायरोसिन के मिलने से हुआ है, बल्कि ये 2 डाई टायरोसिन के मिलने से ये कपलिंग की वजह से T4 बनता है। और इनका रैपिड एक्शन रहता है, इसीलिए ये टारगेट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं T3 में। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इनका, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। मोर पोटेंट मतलब कि कम डोज में ज़्यादा एक्शन शो करते हैं ये। ठीक है, अब देखिए ये T4 से जो T3 का कन्वर्शन रहता है, तो मेनली किडनी और लीवर जो रहता है ये क्या करता है कि एक एंजाइम जो रहता है टाइप 1 डीहाइड्रोजिनेज, इससे कन्वर्ट होता है, T4 से T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन और फिर उसके बाद ये सर्कुलेशन में छोड़ देता है और जो टारगेट ऑर्गन रहता है वहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन कुछ टारगेट सेल्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन होगा, ये क्या करता है वहाँ पर T4 जाता है और वो खुद अपने एंजाइम से D2 टाइप ऑफ डीहाइड्रोजिनेज रहता है, उससे क्या करता है ये T4 से T3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस यही सिंपल, बाकी दोनों का बायोलॉजिकल एक्शन तो सेम रहता है। अब इनका रेगुलेशन देखा जाए तो सिंपल सा है, हाइपोथैलेमस से एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH का एक्सक्रीशन रिलीज को इंक्रीज कर देता है, और एक होता है सोमैटोस्टैटिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज करता है। मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस एक हमेशा रिलीजिंग एंड एक इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके TSH को बढ़ाता है, TSH क्या करता है थायराइड ग्लैंड पे जाके T4 एंड T3 के रिलीज को इंक्रीज करता है। अब ये जो हार्मोन रहते हैं ये निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस पे भी देते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी देते हैं, ताकि इसका सेक्रेशन जो हो वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह इनका लेवल कंट्रोल रहता है। दूसरा, अगर डोपामीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ज़्यादा कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो ये भी क्या करता है TSH को इनहिबिट करता है, यानी कि इनके एक्शन को रोकता है T4 एंड T3 की। और अगर हाई आयोडाइड आयन रहता है तो ये भी क्या करता है इसको इनहिबिट करता है। लो जो रहता है वो तो सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन हाई आयोडाइड आयन जो रहता है वो इनको, तो इस तरह से इनका सिक्रेशन जो होता है वो रेगुलेट होता है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। अगर मान लीजिए T4 चलाया साइटोप्लाज्म में तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये जो न्यूक्लियस में जो इनका रिसेप्टर रहता है, थायराइड रिसेप्टर जो रहता है ये नॉर्मली क्या होता है कि इससे को रिप्रेसर एक बाइंड रहता है, और ये 2 टायरोसिन रिसेप्टर बाइंड रहता है, और टायरोसिन रेगुलेटिंग एलिमेंट से ये बाइंड रहता है, जिसके वजह से इनका ट्रांसक्रिप्शन जो रहता है ये रुका रहता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इससे को रिप्रेसर एक बाइंड रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही T3 आके बाइंड करता है अपने बाइंडिंग डोमेन पे, फिर क्या होता है कि ये को रिप्रेसर यहाँ से हट जाता है और को एक्टिवेटर आ जाता है। ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं ये सब। फिर ये को एक्टिवेटर आता है तो फिर एक रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर जो होता है इससे आके पेयरिंग कर लेता है थायराइड रिसेप्टर से। ठीक है, फिर ये दोनों क्या करते हैं थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड करके और एक mRNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके mRNA जनरेट करते हैं, और इस mRNA के बाद फिर क्या होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है और रिस्पॉन्स होता है। तो सिंपल सा है, न्यूक्लियस में इनका रिसेप्टर रहता है, मेनली न्यूक्लियस में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है को रिप्रेसर बाइंड होने से, लेकिन जैसे ही T3 बाइंड होता है तो यहाँ से क्या होता है कि रिप्रेसर हट जाता है, को एक्टिवेटर आके बाइंड होता है, फिर इनका ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर इनको स्टेप बाय स्टेप देखें तो T3 T4 जैसे ही आते हैं तो T4 जो होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर T3 जो होता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ठीक है, जो कि इनिशियली इनएक्टिव स्टेट में रहता है क्योंकि उसे को रिप्रेसर एक बाइंड रहता है। ठीक है, फिर अब क्या होता है जैसे ही T3 बाइंड होता है उससे, तो ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर से बाइंड करके, और फिर क्या होता है को एक्टिवेटर वहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है और mRNA का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और फिर वो अपना एक्शन शो करता है।
बात करें इसका एक्शन, तो थायराइड हार्मोन जो रहते हैं इनका मेनली एक्शन ये रहता है कि हमारे नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इनका हाइपर या हाइपो के वजह से, सिक्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स एक्शन देखने को मिलता है। और एक फ्रॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। जैसे ये इनिशियल में जो फ्रॉग रहते हैं उनका जो टेल रहता है, टैडपोल स्टेज जो बोलते हैं, उनका डाइजेशन करने के लिए इनका रिक्वायरमेंट होता है, और उसको डाइजेशन करके उनका मेनली मतलब मैचुरेशन में हेल्प करता है, और उनका लिम्स और अदर पार्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। और देखा जाए तो अगर इनका एक्शन पढ़ना है हमें, तो हमें इनका हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेज, जिसको हम थायराटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, मतलब ज़्यादा रिलीज हो गया अगर थायराइड हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब कि अगर कम रिलीज हुआ तो उसको मिक्सोडेमा बोलते हैं। तो इस केस में हम इनका सारा एक्शन पढ़ते हैं। जैसे मेटाबॉलिक एक्शन देखें हम, कि हमारे बॉडी में जितने रिएक्शन हो रहे हैं तो उसको इंक्रीज करता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, नॉर्मल सब में क्या होता है, जितना नॉर्मल अगर थायराइड हार्मोन अगर है तो वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में इनका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा तो बीएमआर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, ये ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से। और हाइपोथायरॉयडिज्म में ये बीएमआर जो रहता है वो कम हो जाता है। अगर बात करें लिपिड की, तो लिपोलाइसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाता है अपने बॉडी में। और इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन हाइपोथायरॉयड, कम सिक्रेशन में, और हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया भी हो जाता है कब, जब इनका सिक्रेशन कम होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर देखा जाए तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया ला देता है ये, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोग्लाइसीमिया करता है, मतलब कि ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के, और हाइपोथायरॉयडिज्म में ये कम होता है। अगर बात करें कार्डियोवास्कुलर में, तो अगर सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, एरिथमिया भी होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में देखें तो हार्ट रेट को कम करता है और कार्डियक आउटपुट को भी ये कम कर देता है। सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मेनली एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड मेंटल रिटार्डेशन इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये इनका बेस्ट अगर एक्शन पढ़ना है तो हम इनका या तो सिक्रेशन ज़्यादा नॉर्मल थायराइड कंसंट्रेशन में ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी को बहुत ही स्मूथली लेके चलते हैं, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इनका एक्शन अगर पढ़ना है हमें तो या तो हाइपर के केस में या फिर हाइपो के केस में ही हमें एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, अगर इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है तो, ठीक है। और जीआईटी पे देखें अगर, तो एपेटाइट को बढ़ा देता है, मतलब भूख ज़्यादा लगने लगती है, डायरिया भी होने का चांस रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, और हाइपोथायरॉयडिज्म में एपेटाइट कम करता है ये। इनका प्रिपरेशन जो होता है मेनली हम T4 जो होता है थायरोक्सिन, जैसे थायरोनॉर्म एक आता है डेफिशिएंसी केस में, जो देखो रिप्लेसमेंट थ्योरी जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक T3 भी आता है ओरल एंड पेरेंटल प्रिपरेशन में, ठीक है। और अगर इनका बात करें फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन का, तो थायरोक्सिन जो T4 जो होता है वो उसका ओरल पायबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। एंड सुक्राल्फेट, आयरन एंड कैल्शियम जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। यूज़ देखा जाए तो मेनली इनका यूज जो रहता है ये रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब अगर थायराइड डिजीज़ देखा होगा आप लोगों ने कि स्वेलिंग हो जाता है बॉडी का, वो इसी वजह से होता है, इसके हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही होता है, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखिए आप, तो यूज़ अगर देखा जाए तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई इन्फेंसी में या फिर चाइल्डहुड में, तो इसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होने का चांसेस रहता है। तो उस केस में हम थायरोक्सिन जो होता है वो डेली 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी देने से ये मेंटल रिटार्डेशन को रोक देता है। फिर अगर एडल्टहुड में अगर थायराइड की कमी हो गई तो इसको मिक्सोडेमा बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि एंटीबॉडी जो होता है हमारा, जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग करता है, उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन जाता है जो कि क्या करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से तो T4 को इसमें यूज़ किया जाता है। मिक्सोडेमा को बहुत ही इमरजेंसी स्टेट रहता है जिसमें कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है,
और बहुत सारे ऑर्गन का फंक्शनिंग रुक जाता है, तो उस केस में T4 को जल्दी से आईवी इंजेक्शन में दिया जाता है ताकि पेशेंट को बचाने के लिए दिया जाता है। तो ये अपना जो केस था ये थायराइड हो गया। थायराइड के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसका इनहिबिटर्स जो होते हैं ये मेनली हाइपरथायराइडिज्म में यूज होते हैं। थायराइड हार्मोन्स जो रहते हैं उनके इनहिबिट करते हैं, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या फिर उसको रिलीज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हाइपरथायराइडिज्म का केस को हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली दो वजह से होता है, ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से होता है या फिर टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, या फिर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन होने की वजह से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया हो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका बहुत ही, जिसको ग्रेव डिजीज़ बोलते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है थायराइड हार्मोन। तो इनको इनहिबिट करने के लिए हम लोग थायराइड इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है थायोएमाइड्स का यूज़ करते हैं। हार्मोन का सिंथेसिस को ही इनहिबिट करता है। और फिर आयोडाइड ट्रैपिंग को इनहिबिट करने के लिए हम लोग आयनिक इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल इनका क्लिनिकल यूज़ नहीं होता है ड्यू टू वेरी एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, आयोडीन का यूज होता है जो कि हार्मोन को रिलीज़ को रोकता है, और आजकल रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज किया जा रहा है जिससे जो सेल रहते हैं उनको किल करने के लिए। तो अगर देखा जाए थायोएमाइड्स जो कि मेनली एंटीथायराइड ड्रग्स इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कन्वेंशनली यूज है, ये बहुत पहले से ही यूज होता है। तो ये मेनली क्या करता है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम जो देखा आपने यहाँ पर, इससे बाइंड होके ये क्या करता है कि इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है यहाँ पर और कपलिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका सिंथेसिस रुक जाता है। और प्रोफाइल थायोरेसिल जो होता है ये T4 से T3 कन्वर्सन को भी रोकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे T4 से T3 जो कन्वर्सन होता है इसको भी रोक देता है। तो इस तरह से ये इसके सिंथेसिस को मेनली रोकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब दूसरा अगर देखें हम आयोडीन एंड आयोडाइड्स के बारे में देखें हम लोग, तो ये भी फास्टेस्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं और ये भी सिंथेसिस को रोकते हैं हार्मोन को, जो बताया अभी। और क्या करता है, एंडोसाइटोसिस जो होता है और प्रोटीलाइसिस होता है उसको रोकता है। जैसे आप इस स्टेज में देखो, ये जो एंडोसाइटोसिस होता है थर्ड वाला स्टेज, इसको रोका, और ये प्रोटीलाइसिस जो हो रहा है इस पार्ट को रोक के इस तरह से इनके रिलीज को मेनली रोकते हैं ये लोग, आयोडीन एंड आयोडाइड्स। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ल्यूगोल सॉल्यूशन होता है जिसको थायराइडोक्टोमी में भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्या करता है कि थायराइडोक्टोमी से पहले ही, मतलब थायराइड ग्लैंड्स को हटाने के लिए जो हम लोग सर्जिकल जो यूज़ किया जाता है, तो उससे पहले इसको दिया जाता है क्योंकि ये ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ही कम होता है। बाकी इसका हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। ये एंटीसेप्टिक टिंचर्स भी इनका जाता है, या फिर ग्वाइटर हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर होता है, देयर इज स्वेलिंग इन दी थायराइड ग्लैंड, तो वहाँ पर भी हम लोग आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करके इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और लास्ट वन इज़ द रेडियो एक्टिव आयोडाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। इसमें आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। ये बीटा रेज को इमिट करता है। बीटा रेज क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल को डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके वजह से हाइपरथायराइड स्टेज को कम करते हैं। तो ये आज के टाइम में अच्छा माना जाता है, कोई सर्जिकल नहीं रहता है और बहुत ही ईजिली इनको यूज किया जाता है। लेकिन इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कि प्रेगनेंसी में, चिल्ड्रेन में और नर्सिंग मदर में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी इनका एडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, सर्जरी भी नहीं करना रहता है इसमें, और हाइपरथायरॉयडिज्म को ये परमानेंटली क्योर करते हैं। मतलब कि जो बीटा रेज जो इमिट करते हैं उससे जो सिक्रेशन ज़्यादा कर रहा है थायराइड हार्मोन का, उसको ये किल करते हैं और ये परमानेंटली क्योर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थायराइड इनहिबिटर्स हो गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थायराइड हार्मोन जो रहता है, इसके बारे में आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सकता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सकता है, थायराइड इनहिबिटर्स के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो मेनली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना हमें, और इनका जो यूज़ है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करना हमें। थैंक यू।